फर्स्ट ईयर की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं मीनाक्षी बोरा आज आपको इल्तुतमिश के बारे में बताएंगे। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था इल्तुतमिश की समस्याएं या कठिनाइयाँ। उसके सामने कई कठिनाइयाँ थी। उन कठिनाइयों का जिक्र अपने पिछली क्लास में किया था। आज अपन देखते हैं कि इन कठिनाइयों का इल्तुतमिश ने किस तरह से समाधान किया या उसका हल उसने कैसे निकाला। फर्स्ट था विरोधी तुर्क अमीरों का दमन। इल्तुतमिश ने आराम शाह पर निर्णायक विजय प्राप्त की थी, फिर भी बहुत से तुर्क अमीरों ने उसे सुल्तान मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने दिल्ली के पास अपने सैनिक दस्ते एकत्रित करना शुरू कर दिया। इल्तुतमिश ने इन सरदारों पर अचानक आक्रमण करके उनकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। अधिकांश विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया। जो बच गए उन्होंने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद इल्तुतमिश ने बदायूं, अवध, वाराणसी तथा तराई के क्षेत्रों में स्थित तुर्क और हिंदू सरदारों का दमन करके उन्हें अपनी अधीनता मानने के लिए विवश कर दिया। इस प्रकार देखते हैं कि अपनी होशियारी, समझदारी और पराक्रम से इन तुर्क अमीरों का उसने दमन कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है चालीसा मंडल का गठन। तुर्क अमीरों के भावी विद्रोह को रोकने तथा अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से इल्तुतमिश ने बड़ी कूटनीति से काम लिया। उसने अपने प्रति निष्ठावान दासों का एक नया दल संगठित किया। इसमें 40 लोग सम्मिलित किए गए थे, इसीलिए इसे चरगान अथवा 40 दास अमीरों का दल कहा जाने लगा। ये बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। कई बार आपसे पूछा जाता है चालीसा मंडल का क्या तात्पर्य है। यह चालीसा मंडल किस सुल्तान के द्वारा गठन था और चालीसा दास अमीरों का दल किसे कहा जाता है। ठीक है, इन लोगों को प्रशासन के मुख्य पदों पर नियुक्त किया गया। चूँकि दल के सदस्यों की उन्नति इल्तुतमिश की कृपा पर निर्भर थी, अतः वे लोग हमेशा उसके प्रति निष्ठावान बने रहे। नेक्स्ट है यल्दौज का दमन। जब इल्तुतमिश सुल्तान बना ही था तब गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दौज ने इसे गजनी राज्य के अंतर्गत भारतीय प्रदेशों का शासक मानते हुए उसके लिए राजकीय चिन्ह भिजवाए थे। उस समय इल्तुतमिश यल्दौज से शत्रुता मोल लेने की स्थिति में नहीं था, अतः उसने राजकीय चिन्ह स्वीकार कर लिए थे, परंतु अपमान का प्रतिशोध लेने की ताक में रहा। उधर यल्दौज ने कुबाचा पर आक्रमण करके लाहौर तथा पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया। इल्तुतमिश ने इस अवसर पर तटस्थता की नीति अपनाई और अवसर पाकर सुरसती, कुहराम और बठिंडा पर अपना अधिकार जमा लिया। 1215 ईस्वी में ख्वारिज़म के शाह ने यल्दौज को परास्त करके गजनी से खदेड़ दिया। यल्दौज लाहौर भाग गया और उसने थानेश्वर पर पंजाब के क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया। उसका इरादा दिल्ली पर आक्रमण करने का था, अतः इल्तुतमिश ने आगे बढ़कर उसका सामना करने का निश्चय किया। तराई के ऐतिहासिक मैदान पर दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ। उसमें यल्दौज पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। कुछ दिनों बाद यल्दौज का वध कर दिया गया। इस विजय से इल्तुतमिश को दोहरा फायदा हुआ। एक, उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी और सिंहासन का दावेदार समाप्त हो गया, और दूसरा, भारत का मुस्लिम राज्य गजनी के प्रभुत्व से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कुबाचा का दमन। नासिरुद्दीन कुबाचा गोरी का एक दास सा था। ऐबक की भांति उसने भी अपने स्वामी की सेवा की थी और गोरी ने उसे उच्च का सूबेदार नियुक्त किया था। कुबाचा ने अपनी योग्यता तथा पराक्रम से मुल्तान, सिबिस्तान तथा समस्त सिंध प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लिया था। उसने सुल्तान ऐबक की 2 पुत्रियों से विवाह किया और ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ऐबक की मृत्यु के बाद
उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके राज चिन्ह धारण कर लिया। इल्तुतमिश के लिए यह प्रबल प्रतिद्वंदी था। गजनी के शासक यल्दोज ने उससे लाहौर छीन लिया, परंतु जब यल्दोज इल्तुतमिश के हाथों पराजित हो गया तो स्थिति का लाभ उठाकर कुबाचा ने लाहौर पर पुनः अपना अधिकार जमा लिया। 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण करके उससे लाहौर छीन लिया। पराजित कुबाचा ने उस समय इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली और वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया। फिर भी कुबाचा एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करता रहा और इल्तुतमिश को भी उससे भय बना रहा। इस बीच चंगेज खां से पराजित होकर ख्वारिज़म का जलालुद्दीन मकबरनी भागकर पंजाब आ पहुंचा। उसने कुबाचा के राज्य में लूटमार करके उसे भारी क्षति पहुंचाई। उधर मंगोलों ने मुल्तान में लूटमार करके उसको क्षति पहुंचाई। जलालुद्दीन और मंगोलों की वापसी के बाद इल्तुतमिश ने कुबाचा को कमज़ोर स्थिति का लाभ उठाते हुए एक साथ उच्च और मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। कुबाचा निराश हो गया। उसने भागकर सिंध के दुर्ग में शरण ली और उच्च और मुल्तान पर इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। इसके बाद सेनानायक जुनैदी को बक्कर का घेरा डालने का कार्य सौंपा गया। 2 महीने की घेराबंदी ने कुबाचा की स्थिति को दयनीय बना दिया। उसने संधि की याचना की, परंतु इल्तुतमिश ने बिना शर्त आत्मसमर्पण करने को कहा। इससे कुबाचा को संदेह उत्पन्न हो गया और वह एक नाव में बैठकर भाग निकला, परंतु उसकी नाव डुबो दी गई और कुबाचा का अंत हो गया। इस प्रकार इल्तुतमिश को अपने दूसरे प्रतिद्वंदी से छुटकारा मिल गया और सिंध, उच्च मुल्तान तथा पंजाब जैसे विशाल क्षेत्र पर उसका अधिकार हो गया। इससे दिल्ली सल्तनत की शक्ति और साधनों का भी विकास हुआ। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट क्लास में आगे की समस्याओं पर चर्चा करेंगे।